तो आज हम लोग स्टार्ट करेंगे क्लास 10th इकोनॉमिक्स का बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर एंड दैट इज मनी एंड क्रेडिट। ठीक है, तो देखिए मनी एंड क्रेडिट, मनी यानी पैसा, रुपया। ठीक है, जैसे आप लोग ने बाबू भैया वाला वो तो देखा ही होगा ना, पैसा ही पैसा होगा, वो वाला मीन। ठीक है, तो वही पैसा, पैसा कितना जरूरी है उसके बारे में हम पढ़ेंगे। ठीक है, तो चलिए मनी, मनी इज अ मीडियम टू बाय एनीथिंग। मनी एक ऐसा माध्यम है जिसके थ्रू हम किसी भी चीज को खरीद पाते हैं। अगर फॉर एग्जाम्पल हमें ये मान लिए कि हम दुकान में गए और हमें पेप्सी खरीदना है, तो इसके लिए हमें क्या लगेगा, क्या मनी लगेगा कि नहीं। हम उसको क्या करेंगे, एक 20 रुपए का नोट देंगे तो वो फिर हमें क्या करेगा, एक पेप्सी का बोतल दे देगा। तो इससे हमको क्या समझ में आया, अगर हमें कोई भी चीज खरीदना है तो उसके लिए क्या लगेगा, मनी लगेगा। ठीक, यानी मनी इज अ मीडियम बाय विच वी कैन एक्सचेंज और बाय एनीथिंग दैट वी वांट। मनी एक ऐसा माध्यम है जिसके थ्रू हमको अगर कोई चीज चाहिए होता है तो हम उसके थ्रू, मनी के थ्रू क्या करते हैं, एक्सचेंज कर कर ले लेते हैं। यानी उसको हम मनी देते हैं, नोट देते हैं या सिक्का देते हैं, कुछ भी। आज के समय डिजिटल मनी है तो वो भी, जैसे भी हम अपना मनी दिए उसको, उसके बदला में उसने हमें प्रोडक्ट दिया, तो हमने एक्सचेंज किया कि नहीं, हमने उसे मनी दिया फिर उसके बदला में उसने हमें प्रोडक्ट दिया, तो अदला बदली हुआ कि नहीं। एक्सचेंज का माने की अदला बदली। ठीक है, चलिए फॉर एग्जाम्पल, इसमें एक एग्जाम्पल है, चलिए बहुत अच्छा एग्जाम्पल है, आई थिंक आपके बुक में भी ये एग्जाम्पल दिया हुआ है। इफ अ शू सेलर, एक जो जूता बेचने वाला है, वांट्स टू बाय व्हीट, उसे गेहूं खरीदना है, then he can exchange shoes with money and then buy wheat using that money। उसको क्या करना होगा, अगर एक कोई शू सेलर है, लेट से ये है, ठीक है, शू सेलर, इसको क्या खरीदना है, इसे व्हीट खरीदना है, तो ये किसी शॉपकीपर के पास जाएगा और उससे पहले क्या करना होगा बाबू, इस शू सेलर को, जो इसके पास शू है ना, इसके पास जो जूता है, उस जूता को क्या करना होगा, किसी अगले पर्सन को उस जूता को इसे सेल करना होगा। जब वो इस जूता को इसको देगा तो इसके बदला में ये इसे क्या देगा, मनी। ठीक है, यानी कि पैसा। अब उसके बाद क्या करेगा, ये पैसा ये देगा इसको, यानी शॉपकीपर को क्या देगा, मनी, एंड देन शॉपकीपर गिव हिम व्हीट, और शॉपकीपर इसको क्या देगा, व्हीट, जिसका मतलब कि गेहूं। तो देखिए ये प्रोसेस कैसे चल रहा है, ये प्रोसेस एक्सचेंज पे निर्भर है कि नहीं, बदल रहे हैं कि नहीं, अदला बदली हो रहा है कि नहीं। शू सेलर ने क्या दिया, शू दिया किसी इंसान को, पर्सन को, उस पर्सन यानी कस्टमर को, तो उस कस्टमर ने शू सेलर को क्या दिया, मनी। फिर ये शू सेलर मनी को लाया और मनी को उसने शॉपकीपर को दिया और शॉपकीपर से व्हीट लिया। इससे क्या हुआ कि दोनों का जो चाहिए था, क्या वो दोनों को मिल गया कि नहीं मिल गया। शू सेलर को क्या चाहिए था, व्हीट, और शॉपकीपर को व्हीट के बदला में क्या चाहिए था, पैसा। तो क्या हो गया कि नहीं एक्सचेंज हमारा। ठीक है, चलिए तो एक और इंपॉर्टेंट बात है, क्या आज के समय में आप पैसा के बिना जिंदगी सोच सकते हैं, नहीं। सबको क्या चाहिए, सबको लाइफ में कुछ ना कुछ आगे बढ़ना है। अगर हमारे पास क्या कह सकते हैं कि रेडमी का फोन है तो हमें वन प्लस का फोन लेना है, वन प्लस का फोन है तो एप्पल आईफोन लेना है, तो क्या ये हमारे नीड को बढ़ा रहा है कि नहीं हमें। और क्या आप बताइए, किसी को आईफोन लेना है तो टिम कुक तो हमारे चचा है नहीं जो टिम कुक हमें फ्री में आईफोन दे देंगे, उसके लिए हमें क्या चाहिए होगा, उसके लिए हमें पैसा लगेगा। तो पैसा समझ रहे हैं, विदाउट मनी नो वन थिंक ऑफ बाइंग एनीथिंग इन दिस वर्ल्ड नाउ। आज के समय में क्या बिना पैसा के हम कोई चीज खरीद सकते हैं, बिल्कुल नहीं। अगर हमें कोई भी चीज खरीदना है उसके लिए हमें क्या जरूरी होगा, पैसा जरूरी होगा। ठीक है बाबू, चलिए अब नेक्स्ट है हमारा एक और इंपॉर्टेंट बात, डबल कोइंसिडेंस ऑफ वांट्स। कोइंसिडेंस ऑफ वांट मतलब अगर किसी इंसान को, जैसे पहले के समय में क्या होता था, पहले के समय में तो मनी था नहीं, आज से हम बहुत पहले का बात कर रहे हैं। ठीक है, जिस समय मनी था नहीं, उस समय अगर किसी पर्सन को कुछ खरीदना होता था, उसके लिए उस पर्सन को क्या करना होता था। अगर फॉर एग्जांपल हमें इस मार्कर को खरीदना है, खैर पहले के जमाने में तो ये मार्कर भी नहीं होता था, लेकिन मान लीजिए कि इस मार्कर को खरीदना है, तो उसके लिए हमें क्या करना होता। अगर हमें मार्कर चाहिए और आप अगर इस मार्कर को बेच रहे हैं, ठीक है, तो आप क्या कीजिएगा, आप कहिएगा भैया आपको जो चीज चाहिए ना वो हम दे देंगे, यानी हमको क्या चाहिए, मार्कर। तो आपने कहा सर आपको मार्कर चाहिए, हम आपको दे देंगे, लेकिन फिर उसके बदला में आप हमसे क्या पूछिएगा कि हमको गेहूं चाहिए, तो आपको हमको गेहूं देना होगा। ठीक है, अगर ऐसा संभव हो पाता तभी ये क्या हो पाता, तभी ये हो पाता, नहीं तो ये
प्रोसेस वहीं पे स्टॉप हो जाता। तो यही था हमारा डबल कोइंसिडेंस ऑफ वांट। उसमें क्या होता था कि बोथ ऑफ पार्टीज वांट्स टू बाय एंड सेल ईच अदर कमोडिटीज, यानी कि एक पार्टी, यानी यहां पर अगर हमारा पर्सन ए है और यहां पर पर्सन बी है, अगर पर्सन ए को क्या चाहिए, पर्सन ए वांट्स सू और पर्सन बी वांट्स वीट, ठीक है। तो देखिए ये प्रोसेस तभी हो पाता ना बाबू कि पर्सन ए को जैसे सू चाहिए और पर्सन बी को वीट चाहिए, तो पर्सन ए के पास अगर है ना, इसके पास क्या होता, अगर इसके पास वीट होता और इसके पास सू होता तभी ये प्रोसेस हो पाता, अदरवाइज ये प्रोसेस नहीं हो पाता। इस प्रोसेस में क्या होता, इसको क्या चाहिए, पर्सन बी को चाहिए वीट, तो पर्सन बी क्या दे देगा, सॉरी ए दे देगा बी को वीट, तो बी का तो काम हो गया। लेकिन ए कहेगा भैया हमको क्या चाहिए, हमको जूता चाहिए, और पर्सन बी इसको क्या दे देगा, जूता। तो ये इसी केस में पॉसिबल हो पाया कि वीट और सू। अगर यही पर्सन बी के पास सू ना होके पर्सन बी के पास अगर क्या कहते हैं सैंडल होता, तो क्या ये प्रोसेस हो पाता, नहीं, तब ये प्रोसेस नहीं हो पाता। तो डबल कोइंसिडेंस ऑफ वांट में ये होता था बाबू कि जिनको जो चीज चाहिए ना, उनके अगर आगे मतलब सामने वाले पार्टी के पास अगर वो चीज है तो प्रोसेस हो पाता कंप्लीट, नहीं तो अदरवाइज प्रोसेस वहीं पर स्टॉप हो जाता। तो यही हमारा डबल कोइंसिडेंस ऑफ वांट था। डबल कोइंसिडेंस ऑफ वांट को ही हम लोग बाबू बार्टर सिस्टम जो था ना, वो बार्टर सिस्टम यही है। बार्टर सिस्टम में हम लोग क्या करते थे, सामान का अदला बदली करते थे। अगर हमें चाहिए वीट तो हमने ले लिया वीट, और सामने वाले को चाहिए जूता तो हमने उसको दे दिया जूता। यही हमारा बार्टर सिस्टम था। बार्टर सिस्टम का मतलब होता है ऐसा सिस्टम जो कि डबल कोइंसिडेंस ऑफ वांट पर डिपेंडेंट हो, मतलब इसमें एक चीज जो दूसरे को चाहिए वो उसको दे देगा और पहले को जो चीज चाहिए वो उसको दे देगा। तो इस तरह से हमारा बार्टर सिस्टम होता था, ठीक है। अभी हमने पीछे पढ़ा था कि कैसे हम किसी चीज को खरीद सकते हैं। तो किसी चीज को खरीदने के लिए हमें डबल कोइंसिडेंस ऑफ वांट्स चाहिए होता था, या अगर सामने वाले को जो चीज चाहिए अगर वो मेरे पास था तब तो हम खरीद लेते थे, ठीक है। तो अब लेकिन मॉडर्न फॉर्म्स ऑफ मनी में क्या हुआ, आज के समय में क्या हुआ है कि आज के समय में अगर सामने वाले को कुछ नहीं भी चाहिए और वो चीज हमें चाहिए तो हम उसे पैसा देकर वो चीज खरीद सकते हैं, ठीक है। तो देखिए बिफोर द इंट्रोडक्शन ऑफ कॉइन, पहले क्या था ना, जब कॉइन का इंट्रोडक्शन नहीं हुआ था, क्योंकि देखिए कॉइन जो है ना वो हमारा सबसे स्टार्टिंग, क्योंकि अगर मनी का जब स्टार्टिंग हुआ तो हमने सबसे पहले क्या किया, कॉइन का शुरू किया। जैसे गोल्ड कॉइन, सिल्वर और कॉपर, ये आप सुने भी होंगे। स्वर्ण मुद्राएं, अगर आपने कभी पुराना शो वगैरह देखा होगा, रामायण महाभारत ये सब, तो उसमें स्वर्ण मुद्राएं का बात होता था। स्वर्ण मुद्राएं का बात होता है कि उसमें गोल्ड कॉइन का वो चर्चा कर रहे हैं, यानी कॉइन, गोल्ड कॉइन, सिल्वर कॉइन और कॉपर कॉइन, इस तरह कॉइन होता था, ठीक है, मेटल का, तो मेटेलिक कॉइन्स। तो आफ्टर सम टाइम, उससे पहले हम लोग क्या करते थे, कॉइन के यूज से पहले हम लोग ग्रेन, कैटल, मनी के तौर पे यूज करते थे। अगर जैसे कि हमें कोई चीज खरीदना है तो हम क्या करते थे कि उसको है ना, उसके बदला में उतना अनाज दे देते थे उस मूल्य के बराबर। जैसे कि अगर हमें ये मार्कर खरीदना है ना, मार्कर पेन, तो इसके बदला में हम उसको क्या दे देते, मार्कर पेन के मूल्य का अनाज, और उससे मार्कर ले लेते, ठीक है। या क्या करते थे, जानवर दे देते थे। अगर हमें कोई जमीन लेना है या कुछ लेना है तो उसके बदला में अपना एक गाय या भैंस उसको दे देते और उससे वो जमीन ले लेते, ठीक है। फिर उसके बाद क्या हुआ ना कि उसके बाद मेटेलिक कॉइन्स आया, यानी हमने कॉइन का यूज करना शुरू किया। जैसे अभी गोल्ड कॉइन, सिल्वर कॉइन, कॉपर कॉइन, ठीक है। ये आप सुनते होंगे कि राजा महाराजा के समय तरह तरह के कॉइन होते थे, ठीक। फिर आज के समय में क्या हो रहा है, आज के यानी मॉडर्न समय में, तो मॉडर्न समय में हमारा पेपर नोट्स, यानी जिसे हम लोग करेंसी कहते हैं, चेक, बैंक में डिपॉजिट, यूपीआई पेमेंट्स, ये सब हमारा मॉडर्न फॉर्म ऑफ मनी है। तो उसमें सबसे पहले हम करेंसी के बारे में थोड़ा समझते हैं कि करेंसी क्या होता है। तो करेंसी में हमारा पेपर नोट और कॉइन दोनों आता है, ठीक है। आज के समय में आप देखते होइएगा सिक्का भी आता है हमारे पास, जो कि सिक्का स्टील का होता है, और उसके बाद पेपर का नोट भी होता है जो कागज का, जिसपे गांधी जी का फोटो बना होता है, ठीक है। चलिए, और उसके बाद है ना, उसके बाद जैसे कि सिक्का पे, एक के सिक्का पे इस तरह ठेंगा दिखा होता है कि मतलब 1 रुपया में तुमको कुछ मिलने वाला है नहीं, ठीक है। चलिए, तो सेम उसी तरह
मॉडर्न करेंसी आर नॉट मेड ऑफ प्रीसियस मेटल और एनीथिंग। आज का जो करेंसी है ना वो किसी प्रीसियस मेटल से नहीं बना है। जैसे आप सिक्का अभी हमने आपको बताया कि वो स्टील से बना है, पेपर नोट वो पेपर से बना है, तो क्या है वो प्रीसियस है? उसका अपना जो होता है ना, उसका अपना खुद का कोई वैल्यू नहीं होता है। उसका ठीक इतना ही काम है कि उसके बदला में हम प्रोडक्ट एक्सचेंज कर सकते हैं। मतलब अगर हमें कोई चीज चाहिए तो हम उस चीज को देकर उससे वो सामान ले सकते हैं, पेपर नोट्स को या सिक्का को देकर। ठीक है, दे आर वैल्यूएबल। ये वैल्यूएबल इसलिए होते हैं ना क्योंकि इसे ऑथराइज किया जाता है गवर्नमेंट ऑफ द कंट्री के द्वारा। फिर आप कहेंगे सर अगर उसका कोई वैल्यू नहीं है तो फिर वो वैल्यूएबल क्यों है, क्यों लोग पैसे के पीछे इतना भागते हैं? तो देखिए इसलिए ना क्योंकि गवर्नमेंट ने क्या कहा है, उसने देखते होंगे आप उसमें नीचे लिखा होता है मैं धारक को 500 रुपया अदा करने का वचन देता हूं, और नीचे रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया जो है ना उसके गवर्नर का क्या होता है, टैग लगा होता है या नाम लगा होता है और उसका सिग्नेचर होता है। इसका मतलब क्या है कि वो जो पैसा है ना वो पैसा का वैल्यू इसलिए है क्योंकि उसको गवर्नमेंट ने ऑथोराइज किया है, अदरवाइज उसका कोई इंपॉर्टेंस कोई वैल्यू नहीं है। ठीक है, तो इंडिया में जो आरबीआई है ना वो एक मनी को है ना ऑथोराइजेशन का पावर इसी के पास है। और रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ही जो है हमारा, इसका फुल फॉर्म होता है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। इसी का मेन काम है कि इंडिया में करेंसी को छापना और उसका डिस्ट्रीब्यूशन करना गवर्नमेंट के बिहाफ में, यानी गवर्नमेंट के बदले। गवर्नमेंट डायरेक्ट रूप से करेंसी न छापकर रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया को ऑथोराइज कर दिया कि भैया आप करेंसी को छापिए और इसको सर्कुलेट कीजिए। तो रिजर्व बैंक तो बैंक है, तो ये करेंसी को छापती है और अपने करेंसी को छापने के बाद अलग अलग डिफरेंट बैंक्स में भेज देती है और बैंक्स के थ्रू फिर मार्केट में या हमारे पास आता है। और एक और बात, अगर इंडिया में अब रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, तो देखिए इंडिया में जो लीगल होता है ना बाबू वो सिर्फ रुपी है। इंडिया में अगर आप यूएस डॉलर लेकर आएंगे और मार्केट में कुछ खरीदना चाहेंगे तो उससे आप कुछ ना खरीद पाएंगे। क्यों? क्योंकि इंडिया में जो रुपी है ना वो लीगल होता है। लीगल टेंडर क्या है? इंडियन रूपी। यानी इंडिया में अगर हमें कोई सामान खरीदना है उसके लिए हमें क्या लगेगा, इंडियन रूपी हमारे पास होना चाहिए। आइदर वो ट्रांजैक्शन हमारा कैसे हो, आइदर वो ट्रांजैक्शन हमारा ऑनलाइन हो या ऑफलाइन हो। ठीक है, अगर जैसे कि आप देखते होंगे ऑनलाइन अगर कोई ट्रांजैक्शन होता है तो वहां भी तो हम सामने वाले को रुपया ही ना भेजते हैं, रुपये ही ना भेजते हैं, क्या उसे डॉलर भेज देते हैं? नहीं। जैसे हमारे बैंक में अकाउंट में जो भी पैसा होता है, आप बैंक का ऐप खोलेंगे तो उसमें दिखाएगा फलाना 20,000 रुपया, 25,000 रुपया, लाख रुपया, 5 लाख रुपया। खैर हम लोग के आप लोग के तो बैंक अकाउंट में समझ ही रहे होंगे 500 रुपया। कुछ अमीर बच्चे भी होंगे ना आप लोग में, ठीक है, अंबानी के फैमिली से, जिनके अकाउंट में लाख लाख रुपया भी हो सकता है वो। ठीक है, तो वहां क्या होता है कि वहां हमें क्या करना होता है बाबू, वो सब चीज जो होता है ना, आइदर वो ऑनलाइन मीडियम में हम ट्रांजैक्शन करें या ऑफलाइन मीडियम में, वहां ट्रांजैक्शन के लिए हम लोग क्या यूज करते हैं, रूपी, यानी इंडियन रूपी। और उसे छापता कौन है, उसे रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, और उसे लीगलाइज कौन करता है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, यानी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया लीगलाइज करता है। आज अगर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को अगर मन हो कि नहीं आज से इंडिया में इंडियन रूपी नहीं चलेगा, इंडियन डॉलर चलेगा, ठीक है, तो वो इसका पावर सिर्फ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के हाथ में है। ठीक है, चलिए अब हमारा नेक्स्ट मॉडर्न फॉर्म्स ऑफ मनी में हमारा है डिपॉजिट्स विथ बैंक, यानी जो बैंक के पास हम पैसा जमा कराते हैं वो। ठीक है, इसमें क्या होता है, इट इज अ फॉर्म ऑफ होल्डिंग मनी एज डिपॉजिट्स इन द बैंक। इसमें क्या करते हैं, हम अपने बहुमूल्य पैसे को बैंक अकाउंट में क्या करा देते हैं बाबू, जमा। ठीक है, people open their accounts with bank and deposit their extra money in that account। क्या करते हैं लोग, अकाउंट खुलवाते हैं बैंक में और फिर उस बैंक अकाउंट में अपना सारा का सारा इंपॉर्टेंट जो उनका बहुमूल्य धन है, जो एक्स्ट्रा मनी है उनके खर्च से, वो डाल देते हैं। आज के भी समय में वही देखते होंगे आप, आज के समय में धीरे धीरे हमारा इकोनॉमी क्या होते जा रहा है, कैशलेस की तरफ बढ़ते जा रहा है। तो लोग क्या करते हैं, जहां कहीं कहीं अभी भी हमें जैसे कैश का यूज करना पड़ता है, ठीक है, तो वहां हम लोग क्या करते हैं, कुछ कैश अपने पास रखते हैं और बाकी का सारा कैश क्या करते हैं, एक्स्ट्रा जो मनी हमें हमारे पास होता है उसको हम अपने बैंक अकाउंट में जमा करा देते हैं। क्यों? क्योंकि ऑनलाइन पेमेंट करने के लिए हमें क्या जरूरी होता है बाबू, बैंक अकाउंट जरूरी होता है। ठीक है, इसीलिए तो उसमें क्या होता था कि अब इससे फायदा क्या है बैंक अकाउंट में पैसा रखने से, बैंक अकाउंट में पैसा रखने से यह फायदा होता है कि पैसा हमारा सेफ होता है। ठीक, सेकेंड बात, अगर आप अपने घर में पैसा रखते हैं तो वो पैसा आपका समय के साथ
घटने लगता है, क्योंकि सब घर में रखा हुआ पैसे पे तो आपको कोई इंटरेस्ट वगैरह ब्याज कुछ नहीं मिलता है, ठीक है। तो वो पैसा समय के साथ कमता है, ठीक। और अगर आप बैंक में पैसा रखे हैं तो बैंक आपको लगभग 2.5 से 3% पर एनम के बीच में कुछ आपको इंटरेस्ट भी देती है। तो इससे क्या हुआ कि बैंक में आपका पैसा सेफ रहता है, आपके पास जो एक्स्ट्रा मनी है आप वहां ले जाकर रख दीजिए, और फिर जब भी आपको जरूरत हो आप बैंक से उस पैसा को विड्रॉ यानी निकाल सकते हैं, ठीक है। तो ये है हमारा डिपॉजिट विथ बैंक, इस फॉर्म में भी हम अपने पैसा को रख सकते हैं। फिर है अगला चेक। चेक क्या होता है कि चेक पैसा नहीं है, चेक इज नॉट अ करेंसी। चेक जो है ना, हमें क्या होता है, बैंक के द्वारा एक पेपर की तरह होता है, इस तरह बैंक हमें इस तरह एक पेपर की तरह देती है, इसके ऊपर यहाँ पे मान लीजिए SBI लिखा हुआ है, इस तरह यहाँ अमाउंट लिखा होता है, और इस तरह आप यहाँ किनको पे कर रहे हैं वो लिखा रहता है, सॉरी ऊपर में रहता है जिनको पे कर रहे हैं वो, और नीचे में अमाउंट, और यहाँ पर आपको सिग्नेचर करना होता है। फिर इस तरह आप जिसको जितना पैसा चाहे वो दे सकते हैं, ठीक है। तो आप देखते होंगे जैसे IPL वगैरह चलता होगा तो उसमें जो मैन ऑफ द मैच होता है या मैन ऑफ द सीरीज होता है, उनको एक बड़ा बड़ा पोस्टर दिया जाता है जिसपे लिखा रहता है कि 1 लाख रुपीज, 10 लाख रुपीज, 5 लाख रुपीज। तो वो जो पैसा होता है ना, वो एक चेक ही है, समझिए कि वो बड़ा वाला चेक का क्या होता है, कट आउट होता है, और चेक एक छोटा सा होता है, ठीक है बाबू। चलिए फिर नेक्स्ट है अपना ऑनलाइन पेमेंट। ऑनलाइन पेमेंट क्या होता है, इसके थ्रू भी हम अपने पैसे को रख सकते हैं या हमारे पास पैसा रहता है, ठीक है। इसमें आज के समय में ऑनलाइन पेमेंट में हमारा सबसे यूज होता है UPI पेमेंट। UPI का फुल फॉर्म होता है यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस। ये एक सरकारी कंपनी है, NPCI, नेशनल पेमेंट्स कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया, उनका प्रोडक्ट है UPI। इसके थ्रू क्या करते हैं हम, आज के समय में कहीं भी जाते हैं बस एक QR कोड को स्कैन करते हैं या किसी का मोबाइल नंबर डालते हैं कुछ भी, और उसके थ्रू हम जस्ट सेकेंडों में उनके अकाउंट में, सामने वाले के अकाउंट में पैसा ट्रांसफर कर देते हैं। तो ये हमारा आता है UPI पेमेंट में, ठीक है। चलिए अपना नेक्स्ट टॉपिक है बैंक्स, जो कि मनी एंड क्रेडिट चैप्टर का बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट है, क्योंकि आप बैंक के बारे में जानते होंगे। अगर आज के समय में इस कंट्री में कोई भी फाइनेंशियल एक्टिविटी है तो वो कौन रन करवाती है, बैंक करवाती है। जैसे कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, उनका काम क्या है, पैसा छापना और उसके बाद क्या करना, उसको सर्कुलेट कराना मार्केट में, वो भी एक बैंक्स है। फिर वो क्या करती है RBI, पैसा किनको दे देती है, हमारे बैंक्स को, जो जनरल जैसे SBI, HDFC, ICICI, वहां हम अपना अकाउंट खुलवाते हैं। फिर वहां से भी पैसा से संबंधित जो भी काम है हम वहां करवाते हैं। तो एक बैंक जो है ना, एक कंट्री में जो भी फाइनेंशियल एक्टिविटी है यानी पैसा और पैसा से संबंधित काम, उसको कौन देखती है, बैंक देखती है। ओके बच्चे, तो अपना फर्स्ट पॉइंट है रन्स फाइनेंशियल एक्टिविटी, वही की फाइनेंशियल एक्टिविटी को क्या करती है, रन करवाती है। ओके, पीपल कैन डिपॉजिट देयर मनी, एक इंसान जो है ना वो अपनी कमाई को क्या कर सकता है बाबू, बैंक के पास जमा करवा सकता है। ओके, जैसे कि एक आप में है, मान ले, ठीक है, आप है, आप गए यहाँ बैंक के पास, उनको कहा कि भैया ये मेरा मनी है, आप इसको डिपॉजिट कर लो। तो वो क्या कहेंगे, इस पैसा को आपसे लेकर और वो रख लेंगे आपके पास। तो आप कहोगे कि सर तो फिर हमें फायदा क्या हुआ, अगर पैसा हमारे पास था हम उनको दे दिए। तो देखियो बाबू, बैंक क्या करती है, बैंक जब आपसे पैसा लेगी ना तो वो आपको क्या कहेगी कि आप मेरे पास पैसा दो, हम आपको क्या देंगे, 2 to 3% पर एनम का इंटरेस्ट देंगे जो भी आपका डिपॉजिट है, और प्लस इस पे एक फैसिलिटी आपको ये देंगे कि आपका जो पैसा है वो हमारे पास सेफ रहेगा आपके घर के तुलना में, और आप जब चाहोगे आप इन पैसों को विड्रॉ कर सकते हो जब भी आपको कोई जरूरत हो। ओके, तो एक्ट एज ए मीडियम टू ट्रांसफर मनी। अब अगर आपको किसी को पैसा ट्रांसफर करना है, ठीक है, तो आपको उसके लिए क्या करना होगा, बैंक जाना होता है, या बैंक के थ्रू हम पैसा ट्रांसफर करते हैं। हाँ, आज के समय में हम UPI या ऑनलाइन पेमेंट से घर बैठे बैठे पैसा ट्रांसफर कर लेते हैं, लेकिन वो भी क्या, बैंक ही हमें प्रोवाइड करवाती है ना। अगर हम UPI पेमेंट करते हैं तो उसमें भी क्या आता है, उसे हम अपने UPI जो भी हमारा ऐप है उसको हमें अपने किसी बैंक अकाउंट से जोड़ना होता है। तो देख रहे हैं एक बैंक, तो बताइए अगर एक कंट्री में बैंक नहीं रहेगा तो इस कंट्री का फाइनेंशियल एक्टिविटी में कितना हमें दिक्कत होगा। ओके बाबू, तो अपना पीपल कैन टेक अ लोन। हाँ, और ये सबसे इंपॉर्टेंट बात है कि अगर आपको कभी जरूरत होगा ना तो आप बैंक से जाकर क्या ले सकते हैं, लोन भी ले सकते हैं। ओके, अगर आपको मान लो कि कभी आईफोन खरीदना है और आपके पास अब एक ही किडनी बचा है, अब आईफोन 15 आ गया है मार्केट में, तो आप क्या करोगे, उस किडनी को तो नहीं बेच दोगे, फिर आप जिंदा नहीं रह पाओगे। इसके लिए आप क्या करोगे, बैंक के पास जाओगे और उनको कहोगे कि भैया मुझे आईफोन खरीदना है, आप क्या दो, मुझे लोन दो। तो इसी तरह बैंक क्या करती है ना, तरह तरह का लोन भी प्रोवाइड करवाती है लोगों को उनके नीड को पूरा करने के लिए। ओके बाबू,
तो अब हमारा अगला टॉपिक वही है कि लोन एक्टिविटीज ऑफ द बैंक। अब बैंक लोन क्यों देती है? क्योंकि भैया कोई भी अगर बैंक है, क्या एक बिजनेस है, वो तो समाज सेवा कर नहीं रही है। वो अगर आपको लोन दे रही है तो उसका उसके पीछे क्या होगा, कोई ना कोई बिजनेस का मोटिव होगा। ओके बाबू, तो देखो बैंक क्या करती है, बैंक के पास बहुत सारा एक हेवी अमाउंट ऑफ पैसा आ जाता है, किनके द्वारा, डिपॉजिटर्स के द्वारा। ओके, जो डिपॉजिटर इनके पास पैसा जमा कराते हैं। अब बैंक सोचती है इन पैसा को रखेंगे तो हमको तो कोई फायदा होगा नहीं, क्योंकि कल ये भैया आएंगे और फिर हमसे 2 to 3% ब्याज मांगेंगे, क्योंकि हम इनको पहले ही प्रॉमिस कर चुके हुए हैं। तो बैंक क्या करती है, ये जो पैसा इनके पास जो पार्क होता है ना बाबू, इस पैसे को ये उसको दे देती है जिसको लोन का क्या होता है, जरूरी होता है। ओके, अब बैंक क्या करती है, इनको बैंक को कितना देना है, 2 to 3% बैंक इनको देगी, और इनसे बैंक क्या करती है ना, कहती है कि हम आपको 12 से 15% के बीच में इंटरेस्ट लेंगे। यानी बैंक इनसे कितना चार्ज कर रही है, 12 से 15%, और आपको दे कितना रही है, 2 से 3%। तो देखिए बीच में जो यहाँ पे गैप आ गया 10 से 11% का और 12% का, वो क्या हुआ, बैंक का हो गया बाबू प्रॉफिट। तो एक बैंक है ना, इसी तरह लोन एक्टिविटी को परफॉर्म करती है। ओके, उसमें क्या करती है, वो जिनको पैसा डिपॉजिट कराना है उनको पैसा जमा करा देते हैं, बैंक उनको कहती है हम आपको ब्याज देंगे, और उस पैसा को लेकर वापस जिनको लोन चाहिए उसको दे देती है। और फिर जो अगला आदमी है वो क्या करता है, लोन के साथ साथ जब इंटरेस्ट देता है तो बैंक क्या करती है, इसी के रूप में बैंक कुछ प्रॉफिट कमा लेती है। ओके बच्चा लोग, अब अपना नेक्स्ट टॉपिक है डिफरेंट क्रेडिट सिचुएशन। अभी हम क्या देखे थे, इससे पहले हम देखे थे कि लोन एक्टिविटीज एक बैंक का कैसे होता है। ओके, अब हम यहाँ पे देखेंगे डिफरेंट क्रेडिट सिचुएशन। क्रेडिट का मीनिंग होता है लोन। आपके बुक में एक अच्छा सा एग्जाम्पल दिया हुआ है जिसमें उन्होंने क्या किया है, लोन एक्टिविटी कैसे एक इंसान जो होता है उसको क्या होता है, लोन लेकर वो डेवलप हो सकता है, और वो कैसे एक इंसान लोन लेकर वापस अंडर डेवलप हो सकता है, यानी फंस सकता है। इसी के बारे में उस एग्जाम्पल से उन्होंने समझाने की कोशिश की है। तो पहला है सलीम। सलीम जो एक जूता बनाने वाले कंपनी का ऑनर है, उसके पास क्या आता है, 3000 जूतों को ऑर्डर आता है। ओके, अब इसके पास 3000 जूतों का ऑर्डर आया है, तो उसको क्या चाहिए, इतना तो पैसा है इसके पास है नहीं, तो ये क्या करता है, लोन लेता है उस ऑर्डर को पूरा करने के लिए। अब देखिए इसके पास, इसने भी लोन लिया, लेकिन अब ये जो इसके पहले से इसको मालूम है कि कल मुझे मेरे पास पैसा आएगा तो मैं इससे क्या करूंगा, लोन को चुका दूंगा। ओके, अब वहीं पर स्वप्ना का एग्जाम्पल है। स्वप्ना क्या करती है, फसल के लिए लोन लेती है, किससे, मनी लेंडर से। अब सपना का जो लोन है बाबू देखो वो कितना है ना, क्या कहते हैं कि उसे किस किस फैक्टर पे उसका लोन डिपेंडेंट है कि वो चुका पाएगी कि नहीं। अगर सपना लोन ली और उसने यहां पर क्या किया, खेती किया प्लॉट में, अब लेट से मानो कि उसका फसल अच्छा नहीं हुआ, क्रॉप अच्छा नहीं हुआ, किसी कारणवश रेन अच्छा ना हुआ हो, इस कारणवश, तो अब बताओ क्या सपना के पास पेमेंट वापस आने का संभावना है, नहीं। तो इससे क्या होगा ना, सपना क्या इस लोन को चुका पाएगी, नहीं। तो सपना का जो लोन नहीं चुका पाने का कारण क्या है, क्योंकि इसके पास क्या था, सिक्योरिटी नहीं था कि इसको कल पैसा आएगा कि नहीं। लेकिन सलीम के पास क्या था, सिक्योरिटी था कि कल इसके पास पैसा आएगा ही आएगा। तो सलीम क्या कर सकता है ना बाबू, लोन लेकर भी प्रॉफिट कमा सकता है, लेकिन सपना लोन लेकर भी कहां जा सकती है, लॉस में जा सकती है। तो लोन जो होता है ना बाबू, क्या होता है कि किसी के लिए अच्छा होता है, कोई लोन ले लेकर डेवलप कर जाता है, लेकिन कोई लोन ले लेकर क्या हो जाता है, इतना ज्यादा है ना नीचे चला जाता है कि वहां से वो वापस रिकवर नहीं कर पाता है। जैसे कि आप सुनते होंगे जो भी कोई बड़ी बड़ी कंपनियां हैं वो कोई भी प्लांट लगाती है ना, तो उसके लिए वो बैंक से जाकर लोन लेती है, क्योंकि देखो बाबू उतना पैसा तो किसी के पास है नहीं, तो वो क्या करती है, बैंक से लोन लेती है और फिर अपना प्लांट लगाती है। फिर जो उनसे उनको प्रॉफिट होता है ना, उससे वो लोन वापस चुका देती हैं। लेकिन कई बार क्या होता है, कुछ ऐसे विजय माल्या जैसे भी लोग होते हैं, नीरव मोदी जैसे, वो लोन लेते हैं और फुर्र हो जाते हैं। ठीक है, वो तो अपना ऐशो आराम का जिंदगी जीते हैं, लेकिन यहाँ के गरीब लोगों का पैसा लेकर उड़ जाते हैं। ओके, तो यही है कि लोन से क्या होता है ना, कोई अपना फायदा कर लेता है और लोन के वजह से कोई क्या हो जाता है, वापस नुकसान में चला जाता है। समझे बाबू? तो वही है हमारा डेट ट्रैप। डेट ट्रैप मतलब होता है कि कर्ज का जाल। जैसे कि अब अपनी स्वप्ना को आप देखिए, स्वप्ना ने लोन लिया, अब इसका अगर कहीं फसल खराब हो गया तो ये लोन को नहीं चुका पाएगी। अब जब ये लोन को नहीं चुका पाएगी तो इस मनी लेंडर का पैसा रिटर्न करने के लिए इसको क्या करना होगा, वापस जाके किसी से लोन लेना होगा। तो आप देख रहे हैं सपना एक लोन चुकाने के लिए इसको वापस दूसरा लोन लेना पड़ रहा है, तो इसी वे लोन के जाल में फंसते जा रही है कि नहीं, और क्या गारंटी है कि कल वो लोन को चुका लेगी। समझ रहे हैं? तो यही एक ऐसा सिचुएशन होता है डेट ट्रैप, जिसमें क्या होता है ना, लोन के वजह से जो बोरोवर है यानी जो पैसा लेने वाला है वो एक ऐसे सिचुएशन में चला जाता है जहां से रिकवरी क्या होता है बाबू, बहुत ही ज्यादा
टफ होता है। इसीलिए कभी भी लाइफ में लोन लेने से पहले हमें सोच लेना चाहिए कि हम लोन तो ले रहे हैं, तो क्या हमारे पास कोई इनकम का सोर्स है जहां से हम उस लोन को वापस रिटर्न कर सकते हैं। नाउ बच्चों, अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक है टर्म्स ऑफ क्रेडिट। क्रेडिट का माने लोन। जब हम लोन लेते हैं तो उसका कुछ नियम होता है, क्योंकि जो हमें लोन देता है वो पार्टिकुलर किसी नियम पे हमें लोन देता है, उसकी कुछ पार्टिकुलर शर्तें होती हैं, ठीक है। तो टर्म्स ऑन विच समवन टेक अ लोन, इसी को हम लोग क्या कहते हैं, टर्म्स ऑफ क्रेडिट। क्रेडिटर्स बोरोवर्स हैव टू पे इंटरेस्ट ऑन द प्रिंसिपल अमाउंट, यानी जो क्रेडिटर यानी जो पैसा लेने वाले होते हैं उन्हें क्या करना होता है कि हमें कुछ इंटरेस्ट पे करना होता है, ब्याज पे करना होता है। किसको? जिनसे हमने पैसा लिया है उधार, ठीक है। समटाइम्स लेंडर्स डिमांड कोलेटरल बिफोर गिविंग द लोन। कई बार क्या होता है ना, जो लेंडर यानी जिसने आपको पैसा दिया है वो पैसा देने के एवज में आपसे कुछ है ना कहते हैं कि गिरवी रखने के लिए। आपने पुराने फिल्मों में देखा होगा, पुराने जमाने के फिल्मों में होता था कि उसने है ना मकान गिरवी रखवा लिया और उसके बाद जिसने पैसा डिमांड किया लिया था वो पैसा नहीं चुका पाया, तो उसका जो मकान गिरवी रखा होता है वो उसी का हो जाता है, ठीक है। तो सेम यहाँ कोलेटरल का मतलब होता है गिरवी रखना, ठीक है। तो यहां पर जब हम लोन लेते हैं किसी से तो उसके लिए हमें कुछ उसके पास गिरवी रखना होता है। कई केस में, हर केस में ऐसा नहीं होता है। जैसे अगर हम कभी अपने फ्रेंड से कोई लोन लेते हैं, अपने किसी है ना फैमिली मेंबर से लेते हैं, तो वहां हमें गिरवी रखने की जरूरत नहीं होती है, ठीक है। लेकिन कई केस में क्या होता है, हमें कुछ ना कुछ अपना चीज वहां पर गिरवी रखना होता है। उससे क्या होता है, जो सामने वाला आपको लोन दे रहा है ना उसको ये सिक्योरिटी रहता है कि अगर मान लिए कि पार्टिकुलर कल आप लोन लेकर चले गए तो वो आपका क्या करेगा, उस सामान को बेचकर या उस सामान से आपके लोन के मनी को रिकवर करने का कोशिश करेगा, ठीक है। चलिए, तो जैसे कि अब कोलेटरल में क्या क्या आता है अपना, तो सम इसेंशियल डॉक्यूमेंट्स आर आल्सो रिक्वायर्ड। कई बार क्या होता है ना कि कुछ इसेंशियल डॉक्यूमेंट भी हमें जरूरी होती हैं लोन लेने के लिए, ठीक है। जिसमें आधार कार्ड, पैन कार्ड, कहीं भी आप बैंक में जाएंगे ना लोन लेने तो वो सबसे पहले आपसे आधार कार्ड और आपका पैन कार्ड डिमांड करेगा। पैन कार्ड इसलिए डिमांड करता है क्योंकि पैन कार्ड होता है ना बाबू, कोई भी इंसान का इनकम का पूरा लेखा जोखा इस पैन कार्ड के यानी पैन नंबर के अंदर होता है। जो पैन का फुल फॉर्म होता है परमानेंट अकाउंट नंबर। इसके अंदर आपका पूरा इकोनॉमिक बैकग्राउंड आपका क्या है, आपने किससे उधार ले रखा है, क्या है, कैसे है, वो सब उनको पता चल जाता है। अब अगर आपने दोस्त लोग से उधार लिया होगा वो यहां पता नहीं चलेगा। अगर आपने किसी बैंक से या किसी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन जो कि रजिस्टर्ड है उनसे लोन लिया होगा तो पता चल जाएगा, ठीक है। तो वही कोलेटरल था। कोलेटरल एक इंपॉर्टेंट था तो उसको मैंने यहां हाईलाइट करके लिख दिया कि एसेट विच इज ओन बाय द बोरोवर्स सच एज, यानी जो ऐसा एसेट या संपत्ति जो बोरोवर यानी जो पैसा ले रहा है ना उसके द्वारा ओन किया जाता है, ठीक है। सच एज लैंड, बिल्डिंग, व्हीकल, लैंड पेपर ईटीसी एज गारंटी टू गेट अ लोन, ठीक है। इसको हम लोग को क्या करना होता है ना, ये जो एसेट होता है ये हमारा एसेट होता है, ठीक। अगर हमें कभी लोन लेना है तो हम क्या करेंगे, जो हमें लोन देगा उसके पास इनमें से अगर कोई चीज गिरवी रखवा देंगे। इससे क्या होता है ना कि सामने वाला को सिक्योरिटी रहता है कि वो कभी भी उससे, अगर आप लोन का पैसा चुकाने में असमर्थ होंगे, सक्सेसफुल नहीं हो पाएंगे, तो वो उन चीजों से क्या कर लेगा, अपने लोन के मनी को रिकवर कर लेगा, ठीक है। जैसे मैं आपको भी एग्जांपल देता हूं, होता क्या है, जैसे अगर आप किसी प्राइवेट फाइनेंस से या किसी है ना बैंक से आपने क्या किया, एक कार को फाइनेंस करवाया, तो आपने इस कार को फाइनेंस करवाया, तो इस कार को फाइनेंस करवाने के दौरान जो वो कंपनी होगी ना वो आपसे उस कार का क्या करेगा, कुछ ओरिजिनल डॉक्यूमेंट जो होगा, और उसके बाद क्या होगा, वो आपसे एक एग्रीमेंट पेपर साइन करवाएगा कि अगर आप हमें लोन का पैसा चुकाने में असमर्थ होते हैं यानी सक्सेसफुल नहीं हो पाते हैं तो वो जो कार होगा उस कार को हम क्या कर सकते हैं, सीज कर सकते हैं, मतलब ले सकते हैं, और आप जो है ना कुछ भी नहीं कर पाइएगा, ठीक है। तो यही चीज होता है। इससे क्या होता है, क्योंकि भैया अगर कोई कंपनी है तो या कोई बैंक है, अगर उसके पास सिक्योरिटी रहेगा ही नहीं लोन रिकवर होने का तो वो क्यों ही आपको लोन देगा। ऐसे तो सारे लोन उसका लोन का पैसा ले लेकर भाग जाएंगे विजय माल्या के तरह, ठीक है। तो सेम यही है हमारा कोलेटरल, ठीक है। अभी बच्चों हमने क्रेडिट के बारे में देखा था कि लोन क्या होता है और लोन का टर्म्स क्या होता है। फिर हमने कोलेटरल के बारे में देखा था कि कैसे हमें कुछ चीज गिरवी रखना होता है या प्रूफ देना होता है ताकि है ना जो सामने वाला हमें लोन दे रहा है उसे एश्योरेंस मिले कि ये हमारा पैसा लेकर ना भाग जाएगा, ठीक है। अब हमारे देश में क्या होता है, देश में क्या है, नॉर्मली पूरे वर्ल्ड में क्या होता है, मेनली दो सेक्टर होते हैं लोन प्रोवाइड करने का। अगर किसी को लोन लेना है तो वो दो सेक्टर से लोन ले सकता है, एक तो फॉर्मल सेक्टर से और एक इनफॉर्मल सेक्टर से, ठीक है बाबू। चलिए, तो अब हम लोग थोड़ा फॉर्मल और इनफॉर्मल के बारे में डिटेल से पढ़ते हैं क्योंकि बहुत
बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है हमारा ये फॉर्मल सेक्टर, क्योंकि देखिए इंपॉर्टेंट तो है आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, और सेकेंड चीज क्योंकि फाइनेंशियल नॉलेज होना ना बाबू बहुत जरूरी है, क्योंकि पैसा कमाना बहुत आसान है। पैसा एक रिक्शा चलाने वाला भी कमा लेता है, और पैसा एक बहुत बड़ा मल्टीनेशनल कंपनी का ऑनर या सीईओ वो भी कमाते हैं, लेकिन उनका जो रहन सहन, खान पान या उनका जो हैबिट होता है, जो भी चीज होता है, और एक रिक्शा वाला वहां तक नहीं पहुंच पाता है। दिक्कत क्या होता है ना बाबू कि अगर हमारे पास नॉलेज कम होता है तो हम अपने पैसों को अच्छे से सेव और इन्वेस्ट नहीं कर पाते हैं, ठीक है। इसके वजह से क्या होता है कि हमारे पास जितना पैसा है वो समय के साथ कमता है। कैसे कमता है? ड्यू टू महंगाई की वजह से। अगर महंगाई बढ़ा, जैसे कि आज के समय में अगर कोई सामान 5 रुपए में मिल रहा है तो कल वो 7 में मिलेगा, 8 में मिलेगा। तो इस वजह से क्या होता है, पैसों को कैसे हमें इन्वेस्ट करना है, बचाना है, ये सीखना बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि पैसा कमाना नहीं, पैसा बचाना इज द इंपॉर्टेंट थिंग, ठीक है, और उसे बढ़ाना। तो चलिए हमारा यहाँ पे फॉर्मल सेक्टर एंड इनफॉर्मल सेक्टर। फॉर्मल सेक्टर क्या होता है? फॉर्मल सेक्टर मतलब लोन लेने का ऐसा सेक्टर जो कि ऑर्गेनाइज होता है। ऑर्गेनाइज सेक्टर का मतलब क्या? इस सेक्टर में क्या होगा ना, सिस्टमैटिक होगा हर चीज, एक नियम कानून, प्रॉपर सेट्स ऑफ रूल्स एंड रेगुलेशन होगा, कोई ऊपर वाला देखने वाला होगा, ठीक है, यानी ऊपर वाला, ताकि वो नीचे देखे कि सब चीज हमारा सिस्टमैटिक चल रहा है या नहीं चल रहा है, कोई किसी के साथ गलती तो नहीं कर रहा है, किसी के साथ भेदभाव तो नहीं कर रहा है, ठीक है, या उससे ज्यादा इंटरेस्ट चार्ज तो नहीं कर रहा है, यही सब। तो हमारा देखिए इसमें क्या होता है, अगर कभी आप बैंक्स या कोऑपरेटिव से लोन लेते हैं तो वो हमारा फॉर्मल सेक्टर में आता है, ठीक। नेक्स्ट पॉइंट, आरबीआई मॉनिटर द फंक्शनिंग ऑफ द बैंक। अभी हमने आपको बताया कि एक ऊपर वाला होता है जो सब देख रहा होता है, वो होता है आरबीआई यानी रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। इसे आप एक तरीका से कह सकते हैं कि ये घर के गार्जियन है। जैसे हमारे घर के गार्जियन होता है ना, पेरेंट्स होते हैं हमारे, सेम उसी तरह जो बैंक्स है ना जितना भी इस कंट्री में यानी इंडिया में, उसका गार्जियन कौन है? आरबीआई। यानी ये सब देखता है कि मेरा कौन सा बेटा सही से काम कर रहा है, कौन बेटा सही से काम नहीं कर रहा है, तो इसका यही काम है। तो आरबीआई ये देखता है कि जो हमारा बेटा लोग है ना, क्या वो सिर्फ अमीर लोग को तो ही लोन नहीं दे रहा है, सिर्फ अमीर को, क्योंकि अमीर को भी तो जरूरत होता है बाबू लोन का। अगर मान लिए कि हमारी कंपनी है, ठीक है, तो हमें कुछ बड़ा करना है तो हमें लोन लेना होगा कि नहीं? हाँ, वो लोन का अमाउंट बड़ा होगा तो वो हम कहां से लाएंगे? बैंक से लाएंगे। तो सिर्फ वो अमीर को ही लोन ना दे, वो गरीब को भी लोन दे, क्योंकि अगर एक देश का गरीब पीपल ऊपर बढ़ेगा ना बाबू, तभी देश आगे बढ़ता है। अमीर के बढ़ने से देश आगे नहीं बढ़ता है। आप बहुत जगह आप लोग सुनते होंगे कि देश का जो है 60% 70% वेल्थ सिर्फ कुछ गिने चुने है ना सैकड़ों लोगों के पास है, बाकी देश का जो वेल्थ बचा वो देश के बाकी 130-35 करोड़ लोगों में डिस्ट्रीब्यूटेड है। यानी जो अनइवननेस है ना, उसी को कम करने के लिए सरकार ने क्या कदम उठाया कि आरबीआई को कहा कि भैया आपको क्या करना है, अपने बेटा लोग को देखना है कि वो सही से फंक्शन कर रहे हैं या नहीं, कि वो पैसा ले रहे हैं और वो सही से लोगों को आगे दे रहे हैं कि नहीं दे रहे हैं, ठीक है, ताकि अगर गरीब बढ़ेगा तो देश बढ़ेगा। तो यहां जो होता है ना फॉर्मल सेक्टर में इंटरेस्ट रेट्स भी कम होती हैं। यहां जो होता है इंटरेस्ट रेट कम होता है फॉर्मल सेक्टर में। जैसे मैंने पीछे वाले भी टॉपिक में आपको बताया था कि बैंक 10 से 12-13% चार्ज करती है इंटरेस्ट, तो यहां जो होता है इंटरेस्ट रेट कम होता है। इजी टर्म्स ऑफ क्रेडिट, यानी जो आपको लोन लेने का जो नियम और शर्तें जो होती है ना, वो भी आसान होता है। ऐसा नहीं होता है कि आपको इतना हेवी नियम आप पे लाद दिया जाए कि आप कल कर्ज के जाल में फंस जाएं, ठीक है। तो यहां क्या होता है, लेस चांसेस टू स्टक इन डेट ट्रैप, यानी यहां किसी इंसान को है ना कर्ज के जाल में फंसने का बहुत ही कम संभावना होता है, क्योंकि फॉर्मल सेक्टर है, सब रेगुलेटेड है, यानी देखने वाला है सबकी, कोई चीज गलत तो नहीं हो रहा है। अगर गलत देखने वाला कोई है तो गलती होने की संभावना क्या होती है? कम होती है, ठीक है। एंड सेकेंड वन इज इनफॉर्मल सेक्टर। इसमें हमारा क्या होता है, अनऑर्गेनाइज सेक्टर। अनऑर्गेनाइज सेक्टर का माने कि ऐसा सेक्टर जिसमें कोई सिस्टम नहीं है, कोई रूल्स एंड रेगुलेशन देखने वाला नहीं है, जिसको जो मन वो कर रहा है, ठीक है। मतलब अनऑर्गेनाइज सेक्टर का मतलब हुआ ना ऐसा सेक्टर जिसमें क्या होता है ना कोई बाप ही नहीं है देखने के लिए। यानी इसमें क्या हो रहा है ना, जो भी बेटा लोग हैं उनके पिताजी क्या करते हैं, बाहर रहते हैं, या तो आउट ऑफ कंट्री मान लीजिए या आउट ऑफ स्टेट, जिनके वजह से क्या होता है इनका रेगुलेशन नहीं हो पाता है। अब सिंपल सा बात है, रेगुलेशन नहीं होगा, इनको देखा नहीं जाएगा तो ये क्या करेंगे, बिगड़ेंगे कि नहीं बिगड़ेंगे। ठीक वही चीज है। तो इसमें हम लोग का क्या हुआ, लोन फ्रॉम मनी लेंडर्स, ट्रेडर्स, फ्रेंड्स एंड फैमिली। जब हम क्या करते हैं किसी मनी लेंडर से, यानी जो पैसा देने वाला होता है ना, सेठ
महाजन साहूकार उनसे जब पैसा लेते हैं, या किसी ट्रेडर से, किसी दुकान वाले से भी तो हम उधार लेते हैं, वो सब इसमें आता है। नो ऑर्गेनाइजेशन टू रेगुलेट द इनफॉर्मल सेक्टर लोन एक्टिविटीज, वही जो भी हमने आपको बताया कि यहां पर कोई देखने वाला नहीं होता है कि यहां पर जो एक्टिविटी हो रही है लोन की वो सही हो रहा है या गलत। जो लोन लेने वाला है क्या उनको एक्सप्लॉइट किया जा रहा है कि नहीं, ये देखने वाला कोई नहीं होता है। ठीक, दे कैन चार्ज इंटरेस्ट रेट व्हाट एवर दे वांट, इनको जो मन करता है वो इंटरेस्ट रेट चार्ज कर लेंगे। क्यों? क्योंकि इनफॉर्मल सेक्टर में लोन मिलना फॉर्मल सेक्टर से थोड़ा आसान होता है, क्योंकि फॉर्मल सेक्टर बैंक है, बैंक बहुत सारा कागजी कार्रवाई करवाते हैं, मतलब आपसे पूरा आपका आधार, पैन, फलाना ढिमकाना, बहुत सारा डेटा आपसे लेंगे, फिर आपको लोन देंगे। इनफॉर्मल सेक्टर में क्या होता है, लोन का जो इंटरेस्ट रेट होता है ना वो इतना ज्यादा होता है, बहुत ज्यादा। और जनरली इनफॉर्मल सेक्टर में जो हम लेते हैं ना लोन, जनरली अपने जान पहचान वालों से लेते हैं, इसलिए वो आपको पहचानते रहते हैं तो लोन दे देते हैं इंस्टेंट। इसीलिए अगर किसी इंसान को तुरंत लोन चाहिए होता है तो वो इनफॉर्मल सेक्टर में जाता है, ना कि फॉर्मल सेक्टर में। तो इसलिए इनफॉर्मल सेक्टर वाले क्या करते हैं कि मनमाना इंटरेस्ट रेट चार्ज करते हैं, क्योंकि आपकी मजबूरी का गलत फायदा उठाते हैं, क्योंकि जानते हैं कि अगर सामने वाला अगर मेरे पास आया है तो वो मजबूर है। इसके वजह से क्या करते हैं ना, वो इंटरेस्ट रेट अपना चार्ज बढ़ा कर लेते हैं, क्योंकि भैया इसको लेना तो है ही, हम क्या करें, कम दाम में देंगे तब भी वो लेगा और ज्यादा में देंगे तब भी वो लेगा। इसलिए वो क्या करते हैं, आपकी मजबूरी का फायदा उठाकर हायर इंटरेस्ट रेट पर देते हैं। ठीक है, टर्म्स ऑफ क्रेडिट आर नॉट क्लियर, यहाँ नियम और शर्तें भी क्लियर नहीं होता है। आज आपको कहेंगे कि आपको है ना 2% ब्याज पे देना है महीना के हिसाब से, कल आपको कहेंगे कि 3% ब्याज पर आपको महीना के हिसाब से देना है। अब आपके पास तो मजबूरी है, क्योंकि नहीं तो फिर वही दिक्कत हो जाएगा। इसीलिए क्या होता है, यहाँ कोई नियम और शर्त भी क्लियर नहीं होता, क्योंकि पहले ही बोला ना अनऑर्गेनाइज सेक्टर है, यानी यहाँ कोई देखने वाला है नहीं, जिसको जो मन वो करेगा। ठीक है, सम टाइम इंटरेस्ट इज सो हाई दैट बोरोवर इज नॉट एबल टू पे द लोन। अब कई बार इंटरेस्ट रेट इतना ज्यादा हो जाता है कि कोई इंसान चाह के भी लोन पे नहीं कर पाता है। अगर मान लिए कि अभी हम 100 रुपया लिए तो हमें इस सेक्टर में, फॉर्मल सेक्टर में पता होता है कि हमें 110 रुपया नेक्स्ट साल बैंक को लौटाना है। इस सेक्टर में क्या होगा, 100 रुपया लिए, अब वो सामने वाला हमको कह दिया कि आपको 5% पर मंथ के हिसाब से हमें इंटरेस्ट देना है। तो भैया 5% पर मंथ तो 12 मंथ एक ईयर में, यानी एक ईयर में तो 60 रुपीज ओनली ब्याज हो गया, यानी इंटरेस्ट हो गया, और प्रिंसिपल अमाउंट तो 100 रुपया अभी है ही मेरा। तो देख रहे हैं इंटरेस्ट इतना ज्यादा हाई है कि अब क्या होता है, लोग इससे है ना डेट ट्रैप में, यानी कर्ज के जाल में फंसने लगते हैं इंटरेस्ट रेट के हाई होने की वजह से। तो इसमें क्या होता है, हाई चांसेस टू स्टक इन डेट ट्रैप। समझ में आ गया? तो अब यहां पर क्या हो गया, मेरा इनफॉर्मल सेक्टर और फॉर्मल सेक्टर अब आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। ठीक है बच्चों, अब हम लोग का नेक्स्ट टॉपिक है सेल्फ हेल्प ग्रुप्स। ठीक है, सेल्फ हेल्प ग्रुप यानी SHGs। ठीक है, ये क्या होता है, इट इज अ ग्रुप ऑफ वीमेन। ये क्या होता है, एक औरत लोगों का समूह होता है। अब आप लोगों को कुछ डाउट आ रहा होगा कि सर औरतों का ही समूह क्यों होता है, मर्दों का समूह क्यों नहीं होता है? तो देखिए, इन SHG को बनाया गया था पैसा को सेव करने के लिए, ताकि औरतें अपना पैसा सेव करें और उससे अपने लाइफ को ग्रो करने के लिए कुछ स्टेप्स ले। लेकिन अब यहां अगर मर्दों का समूह बना दिया जाएगा तो वो आएंगे, सारे लोग मिलकर पैसा इकट्ठा करेंगे, और फिर पैसा इकट्ठा करने के बाद क्या होगा, मटन आएगा और खंबा आएगा, फिर सारा वो लोग खा पी के पैसा जो हम लोग बचाने गए थे उल्टा स्वाहा खर्च करके आ जाएंगे। ठीक है, इसलिए सरकार ने क्या किया कि मर्दों के लिए SHG नहीं बनवाया। किनके लिए बनाया? औरतों के लिए। ऐसा नहीं कि मर्दों के लिए नहीं है, मर्दों के लिए भी अपना ग्रुप होता है, बचाने वाले मर्द कहीं भी बचा सकते हैं, लेकिन बस जस्ट ये फन फैक्ट था। ठीक है, चलिए, तो अब इसमें क्या होता है कि औरत लोग हु मीट एंड कलेक्ट देयर सेविंग्स रेगुलरली, वो क्या होती है, आपस में बैठती हैं, जैसे सारे गांव की औरतें इस तरह चौपाल लगाकर बैठेंगी, और सारे औरतें क्या करेंगी, अपना अपना इनका जो सेविंग है वो सारा सेविंग यहां पर रखेंगी, अपना जमा करेंगे एक जगह। इससे क्या होगा, इनके पास एक चंक ऑफ मनी इकट्ठा हो जाएगा। ठीक है, अब इस मनी का क्या होगा, इस मनी का, जैसे कि आप मान लीजिए ये सरला दीदी हैं, अब सरला दीदी को कभी पैसा का जरूरत होगा तो सरला दीदी क्या कहेंगी, इन ग्रुप के पास आएंगी और ग्रुप के जो मतलब मेंबर्स हैं उनको कहेंगे कि दीदी देखो ना, हमें क्या चाहिए, पैसा चाहिए थोड़ा। तो ग्रुप की जो दीदी हैं वो क्या करेंगे, जो मनी इकट्ठा हुआ है ना, इसमें से सरला दीदी को क्या करेंगी, लोन दे देंगी। अब सरला दीदी इन लोन का पैसा से क्या करेंगी, इनको जो भी अपना जरूरी है, हो सकता है इन लोन के पैसा से अपने बच्चों के पढ़ाई के लिए, स्वास्थ्य के लिए, नया घर बनाने के लिए, कुछ भी लिए, मतलब जो भी, या बच्चों के शादी के लिए, जो भी इनको करना होगा सरला दीदी आसानी से कर पाएंगे। ठीक है, अब देखिए इसमें जो लोन मिलना होता है ना वो
बैंक और इनफॉर्मल सेक्टर से बहुत ही आसान होता है, जो कि फॉर्मल इनफॉर्मल। इसमें क्या होता है कि इसमें क्या होता है ना, एक ग्रुप ऑफ दीदीज जो होती है, मतलब ये लोगों, औरतों लोगों का समूह, वही आपस में डिसीजन लेती है कि किसको लोन देना है, किसको नहीं देना है। ठीक है, तो इससे क्या होता है कि यहां पर लोन मिलना बहुत ही आसान हो जाता है, और लोगों को यह भी रहता है इसमें लोन के है ना न चुकाने का, यानी सामने वालों को लोन को लेकर भाग जाने का बहुत ही कम स्कोप होता है। क्योंकि इसमें क्या होती है, एक गांव की लेडीज होती हैं, दीदी लोग होती हैं, अब वो लोन लेकर भागेंगी कहां, लोन लेकर भागेंगी, सरला दीदी लोन लेकर भागेंगी तो इधर से विमला दीदी उनके घर पे पहुंच जाएंगी, कहेंगी क्या बहन तुम लोन लेकर भाग गई, ठीक नहीं हुआ, फिर दोनों के बीच में युद्ध हो जाएगा ना। इसीलिए क्या होगा कि इसमें दीदी लोग आपस में है ना, एक गांव की रहती है, इसलिए इसमें लोन के डूबने का बहुत ही कम चांस होता है। ठीक है, इसमें क्या होता है, लोन्स आर कोलेटरल फ्री, और एक फायदा, लोन्स कोलेटरल फ्री होता है, कोई यहां पर आपको कोई भी चीज गिरवी नहीं रखना होगा, क्योंकि सरला विमला जो भी दीदी लोग है वो तो सब एक दूसरे को जान रही है ना, इसी वजह से। ठीक है, नेक्स्ट होता है एसएसजी चार्जेस इंटरेस्ट ऑन दिस लोन्स बट रेट्स आर लो। वही इंटरेस्ट तो चार्ज करते हैं, लेकिन इंटरेस्ट रेट क्या होता है, बहुत ही कम होता है। ठीक है, ऐसा नहीं कि नहीं होता है, कम होता है। डिसीजन फॉर लोन एक्टिविटीज आर टेकन बाय द मेंबर। अब किसको लोन देना है और कितना देना है, ये जो ग्रुप की मेंबर्स है ना, यानी दीदी लोग है, वही डिसाइड करती है। ठीक, एसएसजी मेक्स वीमेंस फाइनेंशियली डिपेंडेंट। अब एसएसजी के वजह से क्या हो रहा है, बहुत सारी गांव में बहुत सारी औरतें क्या हो रही हैं, फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट हो रही हैं। मतलब आज के समय में वो किसी चीज के लिए किसी पर डिपेंडेंट नहीं है। पहले क्या होता था, गांव की औरतों को अगर 10 रुपए का भी जरूरत पड़ता था तो वो क्या होते थे, अपने पति पर या अपने फैमिली पर पूरा डिपेंडेंट होते थे। आज के समय में क्या है, वो इन अपने सेविंग के वजह से किसी भी चीज के लिए डिपेंडेंट नहीं होते हैं, इंडिपेंडेंट होते हैं, मतलब अपना फैसला खुद ले सकते हैं। ठीक है, अब इससे क्या हुआ, डेवलप्स लीडरशिप क्वालिटीज इन दी वुमेन। मैं कहूंगा ये सबसे इंपॉर्टेंट लाइन है। इससे क्या हुआ कि औरतों के बीच में एक लीडरशिप क्वालिटी, कि कैसे हम एक टीम को लीड कर सकते हैं, ये क्वालिटी आया। पहले गांव की औरतें, पहले गांव की औरत गांव से बाहर यानी घूंघट में ही रहती थी, वो गांव से बाहर निकलती ही नहीं थी, घर से बाहर, उनको कुछ दुनियादारी का समझ ही नहीं होता था। ठीक है, तो इसलिए नहीं कहते थे, अभी भी हम लोग अगर है ना, किसी को अगर हमें कुछ है ना कहना होता है तो देखेंगे बड़े बड़े शहर में आप जाएंगे तो आपको लोग क्या कह देंगे, गंवार, देहाती, यानी वो क्या समझते हैं कि गांव के लोगों को कोई बुद्धि नहीं होता है, गांव के लोग कम पढ़े लिखे होते हैं, इसी वजह से। तो इनके वजह से क्या हुआ कि अब वीमेन्स में भी लीडरशिप क्वालिटी आया। आज वीमेन क्या कर सकती है, अब यहां पर एक टीम है ना, इस टीम की पक्का एक टीम लीडर होंगी या टीम लीडर नहीं होंगी। अभी हम आपने बताया कि सब इसमें आपस में फैसला लेती हैं, तो सबके बीच में एक लीडरशिप क्वालिटी आया कि नहीं। कल हो के मान लिए कि विमला दीदी है ना, कहेंगे कि नहीं सरला दीदी लास्ट टाइम लोन देने में बहुत दिक्कत कर रही थी, इसलिए सरला दीदी को क्या दिया जाए, कम लोन का अमाउंट दिया जाए। देखिए क्या लीडरशिप क्वालिटी है कि नहीं, ये बोल पा रही है कि नहीं। ठीक है, तो यही हमारा बेनिफिट है एसएचजी का, मैंने शॉर्ट फॉर्म में यहां पे लिख दिया। इससे क्या आया, लीडरशिप क्वालिटी, टीम को लीड करने की ताकत, फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट, वो फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट बन गई, अब उन्हें पैसों के लिए दूसरे पर डिपेंडेंट नहीं रहना पड़ रहा है। थर्ड, कोलेटरल फ्री लोन, जो लोन होता है वो कोलेटरल फ्री होता है, मतलब उसके लिए हमें क्या होता है, कोई खास चीज जमा ना कराना होता है, गिरवी नहीं रखना होता है। लो इंटरेस्ट रेट, इंटरेस्ट रेट ब्याज का दर भी क्या होता है, कम होता है। वुमेन यूज देयर सेविंग्स टू ग्रो। अब इसमें क्या होता है, सबसे मेन औरतें क्या करती हैं, अपने सेविंग यानी अपने बचाए हुए पैसे को है ना यूज करके अपने ग्रोथ को, मतलब अपने आप को ग्रो करने में यूज करती हैं। ठीक है, तो आज यहां पर क्या हुआ, हम लोग का ये लास्ट टॉपिक था, तो इसी टॉपिक के साथ बच्चों हम लोग का मनी एंड क्रेडिट, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है, वो यहां पर खत्म हुआ। थैंक यू सो मच।